6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 7वां और आखिरी चरण बाकी है, जिसके ऊपर 1 जून को मतदान होने वाले हैं। 57 लोकसभा सीटों के जो नतीजे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह वाले ताबूत में आखिरी कीले साबित होने वाले हैं। 57 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान होगा और सच कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस आखिरी चरण में पाने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ 7वें चरण में उभरेगा। 6ठा चरण जो गया है इससे भी ज़्यादा मजबूती से। हमने देखा इस चरण के मतदान में किसान बेल्ट ने, पूर्वांचल ने लगभग अपना काम कर दिया। कुछ ऐसे राज्य की सीटें भी थी जिन्होंने वहीं तटस्थता के साथ डटे हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। राज्यवार तरीके से मैं आपको समीकरण दिखाऊं, उससे पहले समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अब भी बहुमत से कोसों दूर है। और जो आंकड़े जिस तरीके से आज हम बता रहे हैं वो जानने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि भाजपा छोड़िए, एनडीए भी बहुमत से पिछड़ रहा है। राज्यवार तरीके से आपको आंकड़े बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि 57 लोकसभा सीटों के ऊपर 1 जून को जो मतदान होने वाले हैं उसमें बिहार की 8 सीटों के ऊपर मतदान होंगे, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की सारी 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों के ऊपर और वेस्ट बंगाल की 9 सीटों के ऊपर मतदान होने वाले हैं। अब आज ये राज्यवार तरीके से सबसे पहले आपको किसान बेल्ट में ही लेकर चलता हूँ। पंजाब में चुनाव प्रचार करने मोदी जी जा रहे हैं ना, जितने लोग रैली में नहीं हैं उससे ज़्यादा विरोध करने वाले किसान पहुँच जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के समाज में और इनके किसान विरोध में फ़र्क है, क्योंकि हरियाणा का किसान विरोध जाटों से जुड़ा हुआ है और जाट बड़ी संख्या में राजनीति में कांग्रेस पार्टी से सक्रिय हैं, हुड्डा गुट सक्रिय है। इसलिए बाकी जातियों को किसानों के खिलाफ दिखाकर किसानों के विरोध को न्यूट्रलाइज करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की जाती है। इसलिए हरियाणा के किसानों का विरोध राजनीतिक तौर पर कम दिखाई देखने को मिलता है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल ऐसा नहीं है। को सारी की सारी दूसरी जातियां लगा लीजिए या किसान वर्ग की जातियां लगा लीजिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कितनी सीटों के ऊपर? 13 की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर पंजाब में मतदान होने जा रहा है। और अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, जिन जिन ढसोकलेबाजियों का रैली में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुना होगा किस तरीके से कहते हुए नज़र आए थे कि इंदिरा गांधी के समय हमारा राज होता तो सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल को हम अपने अंदर ले लेते, ऑक्युपाई कर लेते उसको। इंदिरा गांधी ने ऐसे ही सैनिकों को बिना कुछ लिए छोड़ दिया। और भी ढेरों जुमलेबाजी फेंकी जाती है, लेकिन उनका प्रहार कांग्रेस पर तो हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बलशाली होकर इसी पंजाब से निकलने वाली है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक लफ्ज़ का भी इस फर्क नहीं पड़ रहा है। इन 13 लोकसभा सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो बीजेपी के पाले में सिर्फ 2 आई थी। 2 सीटें और आई थी शिरोमणि अकाली दल के पाले में। कांग्रेस के पाले में आई थी 8 सीटें और 1 आई थी आम आदमी पार्टी के पाले में। 2019 की बात है। 2019 के बाद आज ये अगले साल में किसान आंदोलन होता है। पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों के किसान बॉर्डर पर बैठे रहते हैं, सुनवाई नहीं होती है। मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए मरे हैं क्या। गोदी मीडिया के षड्यंत्र को सहा, पत्थरबाज, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं कैसे कैसे तमगों से नवाजा गया, लेकिन सर्दी, गर्मी, धूप में, बारिश में किसान बैठे रहे। और जब 2022 में पंजाब विधानसभा में मौका मिला, आम आदमी पार्टी को एक तरफा जिताकर विधानसभा में भगवत मान की सरकार बना दी। ये पहला स्टेप था पंजाब के समीकरणों को समझने का कि हाँ, वहाँ पर किसानों का विरोध सीधे तौर पर राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम है।
अब आपको होगे कि देखिए विधानसभा के समीकरण और लोकसभा के समीकरण तो अलग अलग होते हैं। पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों का विरोध मतलब पंजाब का विरोध, इसका मतलब शिरोमणि अकाली दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सबको शिकस्त देखने को मिलेगी। और यही कारण है इस लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया। करते तो ये शिरोमणि अकाली दल वाले भी पत्ता साफ इनका हो जाता, इसलिए अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 13 की 13 सीटों के ऊपर, एक चंडीगढ़ वाली सीट के ऊपर भी शिरोमणि अकाली दल ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब हालत क्या होने वाली है इस लोकसभा चुनाव में पंजाब से भारतीय जनता पार्टी की, वो एक केस से दिखाना चाहूँगा। विधानसभा तो ठीक है, आप नहीं मानेंगे, जो दृश्य मैंने आपको दिखाया थी उससे तो ये तो आप कम से कम मान लेंगे कि हाँ, किसानों का विरोध, पंजाब का विरोध होता है। अब लोकसभा चुनाव में भी वही समीकरण होते हैं। इसके लिए एक बिल्कुल हुआ एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में आपको दिखा रहा था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम भी पैदल चल रहे थे। जालंधर में जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ के स्थानीय कांग्रेस विधायक राहुल गांधी जी के साथ चलने लगते हैं। थोड़ी दूर ही चलते हैं, उनको हृदयघात होता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। अस्पताल में पहुंचते हैं, उनको मृत घोषित किया जाता है। संतोष सिंह चौधरी जालंधर के कांग्रेस से एमपी थे। यहाँ पर दोबारा चुनाव होता है और दोबारा चुनाव होता है, कौन पार्टी विजयी होकर निकलती है? आम आदमी पार्टी का सुशील कुमार रिंकू विजयी होकर यहाँ से निकलता है। आपको होगे कि देखिए कुछ और ही क्षेत्रीय समीकरण होंगे, ज़मीनी सच्चाई कुछ और होगी। ये भी आपको बता देता हूँ एक एक करके कि 2019 के चुनाव में संतोष सिंह चौधरी को कितने वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को कितने मिले थे और उपचुनाव में कितने मिले थे। एक एक चीज़ के आपको मैं आपकी स्क्रीन पर तथ्यों के साथ आज आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पंजाब किस तरीके से भाजपाइयों की मुँह के ऊपर खींच कर थप्पड़ जड़ने वाला है। संतोष सिंह चौधरी 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो 3,85,700 वोटों से विजयी घोषित करे गए। 2019 में तो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था, उनको कितने मिले थे? इनको मिले थे भाई 3,66,200 वोट मिले थे। खूब वोट मिले बीजेपी और एसएडी के गठबंधन को भी, और कांग्रेस को भी खूब वोट मिले। फ़र्क कितना था? लगभग 19,500 वोटों की अंतर से कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी जीत गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसी 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। कितने वोट मिले थे? सिर्फ 25,000। ध्यान रखना इस बात को, सिर्फ 25,000 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले थे। उसके बाद संतोष सिंह चौधरी का निधन होता है, दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं 2023 के महीने में। 2023 तक क्या क्या हो गया? 2020 का किसान आंदोलन भी हो गया, 750 से ज़्यादा किसान भी शहीद हो गए। आम आदमी पार्टी की सरकार भी 2022 में पंजाब में बन जाती है विधानसभा में, और जो जुमलेबाजी मोदी जी ने फेंकी थी, उनसे वादा खिलाफी भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। तो फिर क्या हुआ नतीजे अभी पढ़कर सुना देता हूँ। आम आदमी पार्टी को जो 2019 में 25,000 वोटें मिली थी, वो बढ़कर कितनी होगी? 3,02,000। बूस्ट एकदम से। लोग वेट कर रहे थे पंजाब के कि हमें मौका तो मिले 2019 के बाद। मौका मिला लोकसभा चुनाव में और 25,000 से वोट बढ़कर हो गए 3,02,000। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो गया। और शिरोमणि अकाली दल वाले, गठबंधन वाले, इनको मिले थे 3,66,000 वोटें 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस उपचुनाव में 2023 में कितने मिले? 1,58,000। सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। जो अर्श पर था वो फर्श पर आ गया और फर्श वाला अर्श के ऊपर चला गया। 25,000 से वोट आ जाती हैं 3,02,000, आम आदमी पार्टी का एमपी बन जाता है। अब अलग बात है कि सुशील कुमार रिंकू अब भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी तरीके से बुला लिए गए हैं, उन्होंने इस पद को अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन समीकरण बताने के लिए काफ़ी हैं। ये 3,02,000 आपको बढ़ोतरी खूब ज़्यादा लग रही होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2023 के बाद 2024 का किसान आंदोलन 2.0 सबको पता है। जो 2020 के किसान आंदोलन में क्रूरता नहीं की गई थी, वो थोड़े से समय में इस आंदोलन में देखने को मिल गई। गोली चला दी, पंजाब के भटिंडा के बल्लो गांव के शुभकर्ण सिंह को गोली मारकर शहीद कर दिया।
बोरी में भरकर हरियाणा की बीजेपी सरकार की पुलिस किसानों को ले गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप सबको तोड़ दिया गया। पानी पीने की टैंकी उड़ेल दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए ड्रोन से। और सीसीटीवी कवरेज की जा रही है। घरों में जाकर एक तरीके से रेड मारी जा रही है पुलिस के द्वारा। फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, रबड़ बुलेट मारी जा रही हैं। आंसू गैस के गोलों के साथ साथ कंटीले तार कीले रोड में गाड़े गई। जो उच्चतम स्तर होता है ना क्रूरता का, वो इस आंदोलन में अपना लिया। ऐसी चीज़ें ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले किसान आंदोलन में ये क्रूरताएं नहीं हुई थी। गुस्सा सातवें आसमान के ऊपर है। और गुस्सा जब सातवें आसमान के ऊपर है तो 2 सीटें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी वो अब की बार आ जाएंगी, सवाल भी पैदा नहीं होता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो पंजाब के किसानों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा था जाकर के कि किसानों के ऊपर क्रूरता मत करो, पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं ये। ऐसा हरियाणा और दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रत्याशी नहीं बोलते हैं। वो अडिग रहते हैं। जो भाजपा का वक्तव्य होता है उसी के ऊपर कि हमने किसानों के लिए बहुत से काम किए हैं, एमएसपी के ऊपर खरीदारी की है और भी आगे करेंगे, यही वाणी दूसरे राज्य में बोलते रहते हैं। लेकिन पंजाब में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कहा था लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। खुद बीजेपी के प्रत्याशी, तो आप लगा लीजिए पंजाब के किसान, वहाँ की आम आवाम है। पंजाब के किसानों का विरोध मतलब पंजाब का विरोध है। देख लेना, सुपड़ा साफ पंजाब से होने वाला है। किसके खाते में जाएंगी? कांग्रेस की 8 सीटें आई थी, कांग्रेस की घटेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी हो सकता है सारी की सारी सीटें अपने पलड़े में ले ले और बीजेपी को अंडा मिले। अंडा जीत किसकी हुई यहाँ से? इंडिया गठबंधन की। जो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि एनडीए बहुमत से भी एनडीए भी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और नज़दीक इंडिया गठबंधन लग रहा है। ये तो पंजाब की तस्वीरें थी 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। इसके बाद आज ये वेस्ट बंगाल में 9 लोकसभा सीटों के ऊपर 1 जून को मतदान होने वाले हैं। इन 9 की 9 सीटों के ऊपर 2014 में भी और 2019 में भी जब मोदी की कड़ी लहर थी, तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी को 0 सीटें इनमें मिली। और अब की बार भी क्या मिलेगा? जुमलेबाजी की लहर, पुलवामा की लहर कौन सी ही नहीं है। सच्चाई बेनकाब हो गई है। टुच्ची हरकतों पर प्रधानमंत्री मोदी जी उतर आए हैं। ममता बनर्जी को सनातन विरोधी और भ्रष्टाचारियों का सरगना बताना चाहती थी, हाईकोर्ट ने कहा कि गलत है, बीजेपी वालों अपना विज्ञापन बंद करो। अब सगुफा छोड़ रहे हैं मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण वाला। ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया कि देखिए हमारी सरकार अब चुनाव में थोड़ी व्यस्त हो सकती है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आरक्षण के विरोध में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो हमें नामंजूर है। और इन 9 लोकसभा सीटों में 8 लोकसभा सीटें ऐसे हैं जिसमें 20% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की वोटिंग है। अल्पसंख्यक इस सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित है केंद्र सरकार में। वो तो भाजपाइयों को क्या करेंगे, ठेंगा ही दिखा सकते हैं। और ठेंगा दिखाकर क्या करेंगे? वोट की ताकत क्या होती है आप सबको बताइए। तो यहाँ से भी भाजपा के पलड़े में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों में 1 जून को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब पश्चिम बंगाल से आज ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य में भाजपाइयों की काफ़ी वीआईपी सीटें यहाँ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की वाराणसी, गोरखपुर और इसके आसपास लगती कई और लोकसभा सीटें। अपना दल की 2 सीटें और बहुजन समाज पार्टी की 2 सीटें। 2019 की बातें करूं तो इन 13 में से 9 बीजेपी ने जीती, 2 अपना दल ने और 2 बीएसपी ने जीती थी। इन 13 सीटों का ये आंकड़ा है। भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी कहीं पर भी नहीं है। इनके वोट बैंक जो दलितों के होते हैं, दलित अब की बार डर रहे हैं कि ये आ गए तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे आरक्षण को खा जाएंगे। इसलिए मायावती का वोट बैंक साइकिल पर बैठ रहा है, साइकिल पर बैठता हुआ जा रहा है। मेन गद्दी होती है साइकिल चलाने वाली, उस पर तो बैठ ही रहा है। कोई आगे डंडे पर भी बैठा है और कोई पीछे कैरियर पर भी बैठ रहा है और कोई आगे हैंडल पर ही बैठ ले रहा है। भारी संख्या में दलित वोट बैंक साइकिल पर बैठ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। और अल्पसंख्यक तो साथ हैं ही, और दलित और अल्पसंख्यक मिलते हैं तो भाजपाइयों की नाक में दम कर देते हैं। ये 2 सीटें जो बहुजन समाज बीएसपी के पाले में 2019 में थी,
हो सकता है साइकिल पर दोनों के दोनों बैठ जाएं। 2 सीटें अपना दल की इनमें से एक सीट जो रॉबर्ट्सगंज की है वो तो मात्र 45-46 हज़ार के अंतर से ही अपना दल जीता था। समाजवादी पार्टी की पकड़ अब की बार इसमें बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। हो सकता है एक सीट फिर से अपना दल अपने नाम कर ले। और क्षेत्रीय पार्टियों का भी क्या हाल 4 जून को होने वाला है, इनका एटीट्यूड क्या होने वाला है, ये किस तरफ जाएंगे वो तो बाद में बताऊंगा। बीजेपी की 9 सीट बच गई, चलिए दे दिया, मज़े करो। 9 की 9 बीजेपी के पाले में यथास्थिति बरकरार। लेकिन चीज़ें ऐसी है नहीं, चटक सकती है यहाँ से भी। बड़ा समाजवादी पार्टी झटका दे सकती है। आपको लग रहा है कि यहाँ तो बीजेपी आएगी, वहाँ पर खेला हो सकता है, लेकिन मानकर चलिए बीजेपी को इतने की इतने दे दी, लेकिन सहयोगियों की तो कम हो गई। इंडिया गठबंधन तो बढ़ोतरी ले गए यहाँ से, साइकिल पर तो ज़्यादा बैठ गए ना, बीएसपी वाले भी बैठ गए, अपना दल वालों की सीट भी चटक गई। क्या कहोगे, है ना करारा झटका। उत्तर प्रदेश के बाद अब आ जाइए आप ओडिशा में। 6 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव होंगे। 4 बीजेडी को गई थी और 2 बीजेपी को। बीजेडी नवीन पटनायक बाबू और बीजेपी को तो बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है कि वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में हमारा जनाधार बढ़े। लेकिन नवीन बाबू भी पूरा ये लगा लीजिए कुर्ता पजामा पहन करके अडिग होकर सीमेंट की तरह पाँव को गड़ाए बैठे हैं कि देखिए और ज़्यादा बढ़ने का चक्कर तो छोड़ दूं, कम से कम जहां हूं वहां मैं रुकूं। तो यथास्थिति उड़ीसा में भी एक तरीके से बरकरार होने वाली है। बीजेपी की 2 हैं तो इनमें 2 ही निकल सकती हैं, उससे ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं है। बीजेडी क्षेत्रीय पार्टी है, 4 जून को इनका एटीट्यूड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। उड़ीसा के बाद आज झारखंड में 3 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव होगा। झामुमो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट इसने जीती थी 2019 में और 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने। इन 2 बीजेपी जो सीटें जीती थी, एक तो निशिकांत दुबे वाली गोडा वाली है और इसके साथ ही दुमका वाली सीट है, थोड़े से अंतर से जीती गई थी। यहाँ पर झामुमो JMM के साथ संवेदना भी है। भाई साहब अपने आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं, कल्पना सोरेन ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। ये गैप कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाजपा को झटका मिलेगा, झामुमो बढ़ेगा। झामुमो किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ, बहुमत के नज़दीक लगता हुआ। अब झारखंड की 3 सीटों के बाद आ जाइए हिमाचल की 4 सीटें। इनमें से 2019 में 3 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी और 1 कांग्रेस के पाले में। मंडी में भाजपा को फिर से ठंडी लगने जा रही है। कांगड़ा में जिस दिन नतीजा आएंगे हो सकता है कांग्रेस वाले भंगड़ा करते हुए नजर आए और एक कोने में दुबके हुए भाजपाई नजर आए। 50-50 का गेम बताया जा रहा है। और जो मुंबई से आए हैं चेहरा दिखाने के लिए, सबको पता है चुनाव होते ही वो मुंबई के टिकट कटा लेंगे अपने, वहीं पर उनको जीवन जीने में मज़ा आता है। वहीं कार्यशैली, वहीं जीवन शैली और वहीं स्टैंडर्ड वहीं पर मिलता है, तो वहीं जाकर ये रुकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग आते हैं कंगना रनौत की रैली में, वो ये देखने आते हैं कि ये वहीं फिल्म वाली अभिनेत्री है क्या। ये सच्चाई है, लोग धरातल से ये बातें निकल कर आ रही हैं। कांगड़ा से बहुत अच्छा टिकट कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है और मुकाबला ठीक ठाक है, भारी एक तरीके से बताया जा रहा है। 50-50 का नतीजा बताया जा रहा है और 2 सीटें बीजेपी निकाल लेगी वहाँ से आराम से। 2 इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के पाले में देखी जा सकती है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, किरण खेर है, आम आदमी पार्टी ने मेयर वहाँ पर बना लिया है। गठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया है चंडीगढ़ में। किरण खेर अनुपम खेर की धर्मपत्नी जी हैं, कागजों में दिखती हैं, धरातल पर देखने को मिलेंगे नहीं। और इस चुनाव में चाहे वो सनी देओल हो, किरण खेर हो और जितने भी हेमा मालिनी टाइप अभिनेत्रियों, सबको पता चलेगा ये ज़मीन पर जाकर खुश नहीं है। ये उस बहार में बह गई जो मोदी की बहार थी। जनता के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब अच्छा हिसाब किताब चंडीगढ़ का इंडिया गठबंधन का बन रहा है। नतीजे अनिल मसीह ने दिखाया था, उसी समय पर सामने आ गया था। निष्पक्ष चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन को कोई रोक पाएगा? नहीं रोक सकता। अब आ जाइए लास्ट बिहार की 8 सीटें। इन 8 में से इंडिया गठबंधन को पिछली बार 1 भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को मिली थी 5 और जेडीयू को 3। जेडीयू को जो 3 मिली हैं, इनमें से बढ़ोतरी हो सकती है।
पाटलिपुत्र, आरा और एक दो जगह और सीटें हैं, उनमें भारी मुकाबला हो रहा है। पवन कुमार निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा से उनको निष्कासित कर दिया गया था। जेडीयू का ग्राफ बढ़ेगा, बीजेपी का घट सकता है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो कहीं जेडीयू इंडिया गठबंधन से लड़ रहा है। और जेडीयू वाले नीतीश को आप क्या समझते हैं? इधर पलट सकते हैं तो उधर नहीं पलट सकते। इसी बात पर मैं आना चाहता था। सारे राज्यों की स्थिति मैंने बता दी, बिहार में किस तरह की स्थिति है वो भी मैंने बता दी। अब क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका यहाँ पर आ जाती है। जब आपको एनडीए भी बहुमत लेकर नहीं आएगा, और छोड़िए बीजेपी ने बहुमत नहीं लाया, तो तथाकथित रूप से इनके गठबंधन के जो सदस्य बने हुए हैं क्षेत्रीय पार्टियाँ, जेडीयू लगा लीजिए, टीडीपी लगा लीजिए, जेडीएस लगा लीजिए, नवीन पटनायक जी लगा लीजिए, इनके साथ जो एक तरीके से नज़र आते हैं वो सारी पार्टियाँ आज आप याद कर लीजिए। सबको पता है, सारी क्षेत्रीय पार्टियों को ये बात स्पष्ट तौर पर पता है कि अगर भाजपा के साथ हम मिले रहे तो हमारे साथ पहले मिलकर तो ये सरकार बनाएंगे। धीरे धीरे हमारा वोट बैंक जहाँ है वहाँ स्वयं घुसेंगे, अपना जनाधार बढ़ाएंगे, उसके बाद हमारी पार्टी से लोगों को तोड़ लेंगे, जीरो कर देंगे पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को। ये समीकरण आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, और क्षेत्रीय पार्टियों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ चुका है। आज मजबूरी है एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां बनी हुई हैं उनकी लट से बांधा गया है, उनको डरा कर धमका कर, किसी को ईडी से, किसी को सीबीआई से, तो किसी की फाइल आईटी डिपार्टमेंट ने तैयार कर रखी है, यहाँ बने रहो, उधर गए तो जेल के अंदर ढूंस दिया जाएगा। लेकिन मौका मिलते ही क्या करेंगे? जिनको लठ के डंडे से रोका जाता है वो मौका मिलते ही भागेगा ना, बाढ़ तोड़कर जाएगा ना। यही क्षेत्रीय पार्टियां करने वाली हैं। बीजेपी बहुमत से चूक रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस दिन इंडिया गठबंधन नतीजे आते ही सरकार बनाने का दावा करेगा, बीजेपी डेफिनेटली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, मौका इन्हीं को मिलेगा। लेकिन अकेले ही जाएंगे और नतीजे सबको पता चल जाएंगे कि राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया था, सिर्फ बीजेपी वाले पहुँचे, जो तथाकथित एनडीए गठबंधन के सदस्य थे वो तो आए ही नहीं। उसके बाद मौका किसको मिलेगा? और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी होगी वो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन की होगी, उसके साथ सारे हो लेंगे। सरकार किसकी बनेगी? क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। यही तो असल में रक्षा करना होता है लोकतंत्र और संविधान की। आम आदमी को जो भय है ना कि हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, इतना भय ही क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि बड़ी पार्टियां तो खत्म होने में समय लग जाएगा उनको। हो सकता है तब तक जनता जागरूक हो जाए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां तो पूरी 100 की स्पीड से खत्म हो रही हैं भाई साहब। मोदी राज में पिछले 10 साल में चाल चरित्र चेहरा देख लिया इनका, चूस कर फेंक दिया। अब भाई साहब विधानसभा के चुनाव भी नहीं जीत सकते। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को तो ऐसी हालत कर दी। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी है, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो अपनी विधानसभा में अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये सच्चाई है। तो क्या होगा? बहुमत से चूकते ही मौका मिलेगा, और मौका मिलते ही देश की जनता और क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी ही जाएंगी। इसीलिए मोदी जी हर दिन बड़बड़ा रहे हैं, नीचता का एक नया सतर रोज बना रहे हैं। हमने तो सोचा था कि टैप खोल ले जाएगी, घर की चाबी ले जाएंगी, बैंक अकाउंट से पैसे उखाड़ लेंगे, यही नीचतम स्तर होगा। कल उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया। केजरीवाल की पत्नी को लेकर भी अनाप शनाप वर्डिंग इन्होंने यूज़ की है। अपने वोट बैंक के सामने मुजरा कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये नीचता के जो हद होती ना, रोज़ उसको पार करते हो जा रहे हैं। तो ये बौखलाहट ऐसी ही नहीं है। मोदी जी को पता है कि 4 जून के बाद बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, भागने भी नहीं दिया जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो। और उसके बाद जांच होगी तो दूर तक जाएगी जांच, अकेले इलेक्ट्रल बॉन्ड तक थोड़ी ना रुकेगी। अडानी, अंबानी, शेयर मार्केट, राफेल, सब कुछ फाइलें खुलेंगी। और जिन नौकरशाहों ने इनके साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया है, असली थर थर तो वो काँप रहे हैं। पतलून गीली अभी से होने लगी है, फाइलों में और डिपार्टमेंट में आग लगने लगी है। कैसे होंगे नतीजे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।